Hello students, today I am going to make video of lesson bringing up curry of English class 7. I am going to explain this lesson line by line in Hindi. I hope you will like this video. So let's start with the topic bringing up curry. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. Curry जो elephant है, जो हाथी है, ये उसकी स्टोरी है कि उसको किस तरह से बड़ा किया जाता है। जो करी एलिफेंट है वो जब 5 महीने का था तब उसको मुझे दिया गया था देखभाल के लिए। आई वॉज 9 years old एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो। कि जो इसका जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैं 9 साल का था जब मुझे ये एलिफेंट दिया गया देखभाल करने के लिए, और मैं अपने जो पंजे हैं पैरों के उन पे खड़े होकर उसकी पीठ पर पहुंच पाता था। ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। वो तकरीबन 2 साल तक उतनी ही ऊंचाई का रहा। वी ग्रू टुगेदर, दैट इज़ प्रोबेबली व्हाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। कहते हैं कि हम दोनों ही एक साथ बड़े हुए, इसलिए मुझे ये पता नहीं लगा कभी कि वो कितना ज़्यादा लंबा था। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। वो एक तंबू में रहता था, जो घास फूस की जो छत थी, सूखे फूस की, और उस जो खम्बे थे उनसे वो तंबू लगाया गया था, और जो घास फूस की छत थी उसको उसके लिए रहने के लिए तैयार किया गया था। और इसके लिए जो लकड़ी के तने थे जो मोटे और मजबूत, उनका इस्तेमाल किया गया था ताकि जब करी उसकी जो पोल हैं उनसे टकराकर जब उसके अंदर आए तो वो तंबू ना गिर जाए। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। जो सबसे पहली एक चीज़ थी करी ने की वो थी एक लड़के का जीवन बचाना। Curry didn't eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with। करी ज़्यादा नहीं खाता था, फिर भी उसे ज़रूरत पड़ती थी 40 पाउंड के करीब, जो एक नरम टहनियाँ होती हैं उनकी चबाने के लिए, खेलने के लिए। Every day I used to take him to the river in the morning for his bath। हर सुबह मैं उसे नहाने के लिए नदी के पास ले जाता था। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour। कि वो उस नदी के किनारे लेट जाता था और मैं उसकी पीठ को रगड़ता था एक आधे घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो लंबे समय के लिए पानी में लेट जाता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ए बोनी एंड ही वुड स्क्वील। जब वो बाहर निकल के आता था तो उसकी जो स्किन है वो चमक रही होती थी एक आबनूस की तरह। With pleasure as I rubbed water down his back। और जब वो वापस उसकी पीठ पे पानी रगड़ता था तो वो चिल्लाता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle। फिर वो उसको कान से पकड़ के बाहर लेके आता था। ये एक सबसे आसान तरीका था एलिफेंट को हैंडल करने का। फिर उसे जंगल के किनारे के छोर पे वो छोड़ देते थे। While I went in the forest to get some delicious twigs for his dinner। फिर वो जंगल में चले जाते थे। जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि मैं जंगल में जाता था उसके लिए नरम जो टहनियाँ थीं रात के खाने के लिए लाने के लिए। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दीज ट्विग्स। इन टहनियों को काटने के लिए कुल्हाड़ी की ज़रूरत थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। मल्टीलेटेड का मतलब यानी बिगड़ी हुई, जिसकी शेप बिगड़ी हुई हो। इन टहनियों को इनको शार्प करने में और उस कुल्हाड़ी को शार्प करने में आधा घंटा लगता था, क्योंकि अगर कुल्हाड़ी शार्प नहीं होगी तो ठीक से टहनियों को काटा नहीं जा पाएगा, और अगर टहनियाँ जो होंगी बिगड़ी हुई होंगी तो जो हाथी है वो उनको छुएगा भी नहीं। इट वॉज एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। ये एक आसान काम नहीं था हाथी के लिए जो नरम टहनियाँ या छोटे छोटे से जो नरम पौधे होते हैं उनको लेके आना खाने के लिए। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स। उसे हर तरह के पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था नरम नाजुक टहनियाँ लाने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बैनियन ट्री विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस। क्योंकि उसे जो एक बरगद के पेड़ की जो नरम टहनियाँ हैं वो उसे बहुत पसंद थी, और वो ऐसे बढ़ती हैं जैसे एक
चर्च होता है बहुत बड़ा, ऐसे ही जो उसकी पत्तियां हैं वो टहनियाँ ऐसे ही फैल जाती थी. आई वॉज गैदरिंग सम one spring day in March when I suddenly heard Curry calling to me in the distance. कहते हैं कि एक दिन वो मार्च के महीने में जब टहनियाँ इकट्ठी कर रहे थे तो अचानक से उन्हें आवाज़ आती है कि जो हाथी है करी वो उनको बुला रहा है दूरी से. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट. उस समय भी जो हाथी था वो काफ़ी छोटा था, तो जो उसकी आवाज़ है वो एक हाथी से ज़्यादा एक बच्चे की लग रही थी. आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, कि मुझे लगा कोई उसको जो हाथी को नुकसान पहुंचा रहा है. सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम. कि मैं पेड़ से उतर के नीचे आया और मैं वहाँ भागा जहाँ जंगल में मैंने उसे छोड़ा था. बट ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था. आई लुकड ऑल ओवर बट आई कुडंट फाइंड हिम. मैंने हर तरफ देखा लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाया. आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के किनारे पे गया. एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस. और मैंने देखा कुछ काला, बहुत जो काला है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, यानी अपनी तरफ से मशक्क़त कर रहा है इसके सतह पर बचने के लिए. दैन इट रोज़ हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. फिर जब ये ऊंचा उठा तो मुझे पता चला ये मेरे हाथी की सूंड है. आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मुझे लगा वो डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुडंट जम्प इन द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच बिगर देन आई. कि मैं बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था क्योंकि मैं पानी में कूदकर उस 400 जो किलो जो उसका पाउंड उसका जो वज़न है उसको नहीं संभाल सकता था, बचा सकता था, क्योंकि मैं उससे काफ़ी छोटा था या वो मुझसे बहुत बड़ा था. बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगिन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर. लेकिन जब मैंने देखा जो उसकी काली पीठ है वो पानी से बाहर आ रही है और उसने मुझे नज़र उठा के देखा तो वो और स्ट्रगल यानी संघर्ष करने लगा किनारे तक जाने के लिए. दैन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर. और वो जैसे चिल्ला रहा था और उसने मुझे पानी के अंदर धकेल दिया. एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जब मैं उस झरने में पानी में गिरा, आई सॉ ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर. नदी के जो तलहटी थी उसमें एक लड़का था जो डूब रहा था. आई हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम बट वॉज समवट अफ्लोट. मैंने अभी तक नीचे तलहटी में छुआ नहीं था लेकिन कुछ था जो तैर रहा था. आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देन करी वॉज स्टैंडिंग. मैं पानी की सतह पर आया सांस लेने के लिए. फिर वहाँ करी जो एलिफेंट था वो खड़ा था. हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन. जो उसके पैर थे उसने उनको जो रेत थी उस पर जमा लिया था और उसने अपनी सूंड को आगे बढ़ाया खींचकर और मुझे अपना हाथ दिया. I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface. But not being a good swimmer, I couldn't swim the shore. मैंने दोबारा पानी में डुबकी लगाई और उस लड़के को खींचा बाहर जो डूब रहा था, लेकिन मैं एक अच्छा तैराक नहीं था. मैं किनारे तक नहीं तैर सका. एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन. और जो पानी का बहाव था वो मुझे नीचे की ओर लेके जा रहा था. सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, करी हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक. जब उसने बहते हुए देखा पानी में हमें, तो जो करी है जो आमतौर पर कैसा बहुत धीरे और कष्टकारक था, यानी वो बहुत स्लो था काम करने में, अचानक से उसमें चुस्ती आ जाती है, एक बाज की तरह चुस्त हो जाता है और वो आधे रास्ते तक आता है पानी के अंदर. आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन. वो दोबारा अपनी जो सूंड है उसको बाहर निकालता है. आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट. मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ उसे पकड़ने के लिए. एंड इट स्लिप्ड, लेकिन ये फिसल जाते हैं. फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन. मैं अपने आप को अंदर पानी के अंदर डूबता हुआ महसूस कर रहा हूँ दोबारा. बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर. लेकिन मैंने इस बार देखा पानी गहरा नहीं था, तो मैं नदी के किनारे तक तैर के आ गया. एंड आई डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो. मैंने अपने पैरों को उसमें फंसाया और इस तरह से तेज़ी से झटके से वो पानी नदी से बाहर निकला, जैसे एक तेज़ी से तीर बाहर निकलता है. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विद माई हैंड. और इस फैक्ट के अलावा कि जो लड़का डूब रहा था उसे मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था. एज माई बॉडी रॉज अबव द वाटर, जैसे ही मेरे जो शरीर है वो पानी के सतह से बाहर आया, आई फेल्ट अ lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me.
जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा मेरी जो गर्दन है उसके चारों तरफ कुछ है, कोई जानवर है जो पानी के अंदर था और वो मुझे निगलने वाला है। आई हियर्ड करी स्क्वीलिंग एंड आई न्यू इट वॉज स्ट्रॉन्ग अबाउट माई नेक। ही पुल्ड अस बोथ अशोर। और मुझे फिर करी के चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं जान गया कि ये उसकी सूंड है जो मेरे गर्दन के चारों तरफ है, और उसने हम दोनों को खींचकर बाहर निकाला और हमें किनारे तक ले गया। करी वॉज लाइक अ बेबी। करी एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिस्चीव देन एवर। करी को बताना पड़ता था कि ट्रेनिंग देनी पड़ती थी सही गलत की, और अगर आप उसे नहीं बताएंगे कि वो शरारती है तो वो पहले से भी ज़्यादा शरारत करता था। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, वन डे somebody gave him some bananas to eat। एक दिन किसी ने उसे केले दिए खाने के लिए। वेरी soon he developed a great love for ripe bananas। बहुत जल्दी उसके अंदर एक आदत आ गई, विकसित हो गई पके हुए केले खाने की। We used to keep large plates of fruits on a table near a window। हम जो डाइनिंग टेबल है डाइनिंग रूम में, उसकी खिड़की के पास एक बड़ी प्लेट में फ्रूट्स रखते थे। वन डे ऑल द बनानाज ऑन द दैट टेबल डिसअपीयर्ड। और एक दिन वो सारे ही केले जो थे गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। और मेरे जो परिवार है उसने नौकरों पर ये ब्लेम लगाया कि उन्होंने सारे फ्रूट्स खा लिए। फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपीयर्ड। कुछ दिनों बाद वो फ्रूट गायब हो गए। अगेन दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी। और इस बार जो ब्लेम था वो मुझ पे लगाया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और मुझे पता था मैंने नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स। इससे जो मेरे पेरेंट्स से और अपने जो नौकर थे उनसे मैं बहुत नाराज़ हुआ। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। मुझे पूरा विश्वास था उन्होंने सारे फ्रूट्स लिए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपीयर्ड। अगली बार फिर जो फल थे वो गायब मिले। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन करीज पैविलियन। कि मैंने एक बनाना जो था उसको जैसे कुचला हुआ पाया करी जहाँ रहता था उसके तंबू में। दिस सरप्राइज मी वेरी मच। इससे मुझे बहुत हैरानी हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। मैंने वहाँ कभी फल नहीं देखे थे, और जैसे कि आप जानते हो वो हमेशा जो टहनियाँ नरम टहनियाँ हैं उन्हीं पर जिंदा रहता था या उन्हें खाता था। नेक्स्ट डे वाला आई वाज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम। अगले दिन जब मैं बैठा था डाइनिंग रूम में, वॉन्डरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल। और सोच रहा था कि मैं टेबल से फ्रूट लूँ या ना लूँ। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नैक सडनली केम थ्रू द विंडो। एक बहुत लंबी काली सी चीज़ जो थी वो निकल के बाहर आई खिड़की से। एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानाज। और सारे जो केले थे उनके साथ गायब हो गए। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज मैं बहुत डर गया क्योंकि आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानाज। मैंने कभी नहीं देखा कि जो स्नैक्स हैं, सांप हैं, वो बनाना खाते हैं। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नैक। मुझे लगा कि एक बहुत ही खौफनाक सांप होगा दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो उचक कर अंदर आएगा और सारे फ्रूट ले जाएगा। आई क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट। मैं रेंग कर कमरे से बाहर गया। बहुत ज़्यादा डर था मेरे दिल में। रैन आउट ऑफ द हाउस। में डर कर घर से बाहर भागा। फीलिंग श्योर दैट अ स्नैक वुड कम बैक इन द हाउस। ये मुझे पक्का विश्वास था कि जो सांप है वो दोबारा फिर से घर में आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। सारे फ्रूट्स खा जाएगा और हम सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट आई सॉ करीज बैक डिसअपीयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा जो करी की पीठ है वो अपने तंबू की पेविलियन, यानी जो उसका पेविलियन था जहाँ वो रहता था तंबू में, उसकी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज सो फ्राइटेंड। मैं इतना डरा हुआ था दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। मैं उसकी जो कंपनी है मैं चाहता था वो मेरे साथ रहे ताकि मैं खुश रहूँ या बच जाऊँ। रैन आफ्टर ही। मैं उसके पीछे दौड़ा इनटू द पेविलियन, उसके तंबू के अंदर। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। मैंने वहाँ उसको केले खाते हुए पाया। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट। मैं बहुत ही हैरान खड़ा था। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रीwn ऑल अराउंड हिम। जो केले थे वो चारों तरफ बिखरे हुए थे। स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। उसने अपनी सूंड को खींच के बाहर निकाला और वो थोड़ा दूरी पर जहाँ वो खड़ा था उससे दूर चला गया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। वो जो सूंड थी वो एक काले सांप की तरह दिख रही थी। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज अ थीफ। और फिर मुझे पता चला कि जो करी है वो चोर था। आई वेंट टू हिम। मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट ऑफ द ईयर। मैंने उसे कान से पकड़ के खींचा। एंड जॉयसली शोर्ड माई पेरेंट दैट इट वॉज करी एंड नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स। कि ये करी था जिसने अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनके पास बहुत यानी खुशी से गया और उनको बताया कि करी था जो इतने हफ्तों से फ्रूट्स खा रहा था, मैं नहीं। देन आई स्कोल्डेड हिम। फिर मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। यानी जो
हाथी हैं वो भी शब्दों को समझते हैं जैसे बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड, कि अगर अगली बार तुम्हें चोरी करते हुए पाया गया तो तुम्हें मारा जाएगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वो जानता था हम सब उससे नाराज़ थे। इवन द सर्वेंट्स, हालांकि यहाँ तक कि नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसका जो यानी उसकी जो गरिमा थी उसको इतनी ठेस लगी कि उसने फिर बहुत टाइम तक कुछ भी डाइनिंग रूम से नहीं चुराया। एंड फ्रॉम दैन ऑन, उसके बाद से, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक देम, और जब भी कोई इन्हें फ्रूट देता था खाने के लिए तो वो हमेशा उनका शुक्रिया करता था, एक तरह से चिल्लाकर वो उनका शुक्रिया अदा करता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। एक हाथी को जब कुछ गलत करता है तो सज़ा मिलनी अच्छी लगती है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत नहीं किया और फिर उसे सज़ा दी जाती है तो वो इसे हमेशा याद रखता है और फिर वो उस चीज़ का बदला लेता है। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, एक हाथी को हमेशा ये सिखाना चाहिए कि कब बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज़ चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, जैसे आप बच्चे को सिखाते हो आप ऐसे ही उसे ये चीज़ें सिखाते हो। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप उसे धत कहते हो और कान से पकड़ के खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वो धीरे धीरे बैठना सीखेगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और अगर आप उसे माली कहते हो और उसकी जो सूंड है पकड़ के उसे आगे खींचते हो, विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, और फिर धीरे धीरे सीख जाएगा कि ये आगे चलने के लिए सिग्नल दिया जा रहा है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, करी जो था उसने माली 3 लेसन्स के बाद, 3 बार सिखाने के बाद वो ये सीख गया। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत सीखने में उसे 3 हफ्ते लगे। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो नीचे बैठने में बहुत अच्छा नहीं था। एंड यू डू यू नो बाय एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और क्या आपको पता है कि एक हाथी को क्यों बैठना सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, वो तेज़ी से लंबा हो जाता है उससे जो कि उसकी देखभाल करता है। सो दैट व्हेन ही इज़ टू 3 years ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल का हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर, तुम उसकी पीठ पर एक सीढ़ी के सहारे से पहुंच सकते हो। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, इसलिए बेहतर है कि उसे धत कहकर बैठना सिखाया जाए। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लेडर अराउंड ऑल द टाइम, ताकि जब आपको बैठना उसकी पीठ पर तो आप चढ़ के बैठ सको, नहीं तो कौन अपने साथ हर वक्त सीढ़ी लेकर घूमना चाहेगा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, सबसे मुश्किल चीज़ है एक एलिफेंट को सिखाना एक मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, वो इसे 5 साल लग जाते हैं सीखने में। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। मास्टर कॉल है वो एक बहुत अद्भुत आवाज़ है, जैसे कि सांप और जो चीता है वो आपस में लड़ रहे हो। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज़ इन हिज ईयर, उसके कान में इस तरह का शोर मचाना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल, और आपको पता है कि जब एक हाथी को मास्टर कॉल दी जाती है तो वो क्या करता है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो जाते हो एंड देयर इज़ नो वे आउट, कोई बाहर आने का रास्ता नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सब कुछ बिल्कुल काला है सवाए किसके, जो आप तारे आपके सिर पे चमक रहे हैं। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप हिम्मत नहीं कर सकते कहीं भी ज़्यादा देर रुकने की। द ओनली थिंग टू डू दैन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। तो एक ही चीज़ बचती है कि आप मास्टर कॉल दो और उसके बाद जो हाथी है वो अपनी सूंड से अपने जो पेड़ हैं उसके सामने उन्हें उखाड़ देता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और इस चीज़ से जितने भी जानवर हैं जंगल में वो डर जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशलिंग डाउन, जैसे ही पेड़ जो ध्वस्त होकर नीचे गिरता है। मंकीज़ वेक फ्रॉम देयर स्लीप, जो बंदर हैं वो अपनी नींद से जाग जाते हैं। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, टहनी से टहनी, एक टहनी से दूसरी टहनी पर दौड़ते हैं। यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट, तुम उन्हें चांद की रोशनी में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, जितने भी हिरन हैं वो भी उसी डायरेक्शन में दौड़ते हैं। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर, आप चीता की चिंगाड़ने की आवाज़ भी सुन सकते हो दूरी से। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, तब जो एलिफेंट है, जो हाथी है, वो अगला पेड़ उखाड़ता है। एंड द नेक्स्ट, उसके बाद और अगला, एंड द नेक्स्ट। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house.
जल्दी आप पाओगे कि उसने अपने घर से और जंगल तक के लिए पेड़ों को उखाड़कर एक रास्ता बना दिया है. So class, I have explained all the lines of lesson bringing up curry line by line in Hindi. I hope you will like this video and this video will help you. Subscribe my channel for more videos. Thank you.